प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का अभिनंदन है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सशस्त्र राष्ट्र राज्य या सशस्त्र राष्ट्र राज्य। बच्चों देखिए, जैसा इसका नाम है, ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका अर्थ भी है। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ है संपूर्ण राष्ट्र का सैन्यीकरण, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण देश को सेना के रूप में या लड़ाकू अंग के रूप में तब्दील कर देना। ठीक है भाई, संपूर्ण राष्ट्र को युद्ध में झोंक नहीं सकते। तो कहने का मतलब इसका जो सामान्य अर्थ है, या संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्तियों का या राष्ट्र के संपूर्ण व्यक्तियों का युद्ध में योगदान निश्चित करना या सैन्य कार्यों में योगदान निश्चित करना। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ होगा सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत। ठीक, संपूर्ण राष्ट्र का सैन्यीकरण या राष्ट्र के संपूर्ण व्यक्तियों का युद्ध में योगदान को निश्चित करना, अर्थात लड़ाई के कार्य में प्रत्येक राज्य, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान निश्चित, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का योगदान अपेक्षित है। हर व्यक्ति युद्ध में योगदान अपना करे, वही है सशस्त्र राष्ट्र राज्य का सामान्यतः अर्थ। ठीक है बच्चों, ये हुआ कैसे, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या ये हुआ कैसे। ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जन्मदाता कौन है, सशस्त्र राष्ट्र राज्य का जन्मदाता कौन है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बच्चों हम लोग विस्तार से आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहाँ का था, फ्रांस का था। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बच्चों जान लीजिए, ये था फ्रांस का। ठीक, चलिए, इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण राष्ट्र को सैन्य में या एक फौज के रूप में परिवर्तित कर दिया था। क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र का इन्होंने क्या किया था, सेना में योगदान निश्चित कर दिया था कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, हर लड़की, कोई भी हो, सेना में उसका योगदान होना चाहिए। उसने क्या किया था, पहला नंबर देखा जाए तो इसने जो है किसी को नहीं छोड़ा, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा। जिसके लायक, जो जिस लायक था उसको सेना में वही कार्य दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए, इन्होंने क्या किया था, प्रत्येक व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया था, अर्थात राष्ट्र का हर व्यक्ति उसको जो है ट्रेनिंग लेना अनिवार्य। दूसरा नंबर, यंत्रों का मानवीकरण या सेनाओं का यंत्रीकरण। एक प्रकार से राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को या राष्ट्र को एक युद्ध की मशीन के रूप में इन्होंने बदल दिया था, एक युद्ध करने वाली मशीन के रूप में या युद्ध करने वाले यंत्र के रूप में। ठीक है बच्चों, अर्थात सेनाओं को राष्ट्र का एक युद्ध यंत्र इन्होंने बना दिया। ठीक है बच्चों, और इतिहास में सबसे अधिक युद्ध लड़ने वाला कोई है तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। बच्चों इसीलिए जो है इसको युद्ध का देवता कहा जाता है। आगे चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे विस्तार में। चलिए, उस समय क्या हुआ था, इसने बड़ी बड़ी सेनाओं या संपूर्ण राष्ट्र को ही सेना में बदल दिया, तो जिसका परिणाम क्या हुआ कि बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग हुआ। अर्थात जब मशीनों पर सबका विश्वास हो गया या युद्ध पर सबका विश्वास हो गया, तो इससे जो है देवी शक्ति जो है, दैवीय शक्ति, जो भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, वो शक्तियों, देवी शक्ति के विश्वास की समाप्ति हो गई, ये समाप्त हो गया। और व्यापारिक पद्धति दिन प्रतिदिन हावी होती गई। व्यापार कहाँ से पनपा बच्चों, इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। व्यापार, क्योंकि अंग्रेज, फ्रांसीसी और भी जो थे ये सभी व्यापार करने ही आए थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनमार्कियन, ठीक है, क्या करने आए थे, व्यापार ही तो करने आए थे। चलिए, व्यापार को लेकर यूरोपीय राष्ट्रों में औपनिवेशिक या उपनिवेश की स्थापना के लिए संघर्ष
होने लगे। जैसे देखा जाए भारत में ही अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों, अंग्रेज़ों पुर्तगालियों, इन सब के बीच में आपस में व्यापार को लेकर संघर्ष होते रहे। सब लोग पढ़े होंगे बच्चों इतिहास में कि आपस में ये लोग लड़ते रहे कि हमारा व्यापार यहाँ चलना चाहिए। अर्थात व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए इन सब के बीच में संघर्ष बराबर होते रहे। ठीक है बच्चों। हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थीं, पहले देखा जाए कि व्यापारिक पद्धति हावी कैसे हुई और जो है ये संपूर्ण राष्ट्र को सेना में तब्दील कैसे किया गया, किन परिस्थितियों के अंतर्गत। चलिए तत्कालीन स्थिति क्या क्या परिवर्तन हो चुका था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक बार हम लोग कुछ चीज़ें पीछे की पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आगे की देखते हैं। पहली बात तो 1249 में बारूद की खोज हुई थी। ठीक है बच्चों, बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने। कहाँ का था ये? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का मतलब बच्चों इंग्लैंड का था। अर्थात जो भी बंदूक पहले बनी होगी वो इंग्लैंड में ही बनी होगी, सीधी सी बात है। जहाँ बारूद खोजी गई वहीं पर। चलिए, बारूद की खोज का परिणाम क्या हुआ इसके बारे में बच्चों एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला नंबर देखिए, 1249 में यानी 13वीं सदी में बारूद की खोज हुई, लेकिन 14वीं सदी में आग्नेय अस्त्रों के रूप में इनका प्रयोग हुआ। अर्थात आग उगलने वाले हथियार यही मस्केट, तोप, पिस्टल यानी हथियार के रूप में प्रयोग 100 वर्षों बाद हुआ। देखिए और भी क्या प्रभाव पड़ा। मस्केट एवं तोपों का निर्माण किया गया। सेनाओं के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्यों हो गया? अभी जो तलवार और भाले वाली सेनाएं थी, अब ये बंदूक और तोपों वाली हो गई। ठीक है बच्चों। युद्ध के स्वरूप में परिवर्तन। अभी तक मार काट वाली युद्ध थी, अब सीधे आग उगलने वाला यानी आग उगलने वाले अस्त्रों का प्रयोग करने वाला स्वरूप हो गया। हथियारों के स्वरूप में परिवर्तन, वही चीज़ है, आग उगलने वाले आग्नेय अस्त्रों का निर्माण हो गया। पहले मारकाट करने वाले हथियार होते थे। प्रशिक्षण एवं अभ्यास के स्वरूप में परिवर्तन। जहां अभी तक प्रशिक्षण एवं अभ्यास ज़्यादा करना होता था, वहीं पर आज की स्थिति क्या बन गई बारूद के आने से कि सैनिकों को जो है हर तरह से चुस्त दुरुस्त तो बनाया ही जाता था, अब इसमें जो है बंदूक चलाने की कला सिखाई जाने लगी। पहले तलवार, भाला, गदा जो कुछ भी होता था वो चलवाया जाता था, अब बंदूक प्रशिक्षण, तोपों का प्रशिक्षण, ठीक है, निशानेबाजी, ये सभी चीज़ें इसमें लागू हो गई। समरतंत्र के क्षेत्र में परिवर्तन। समरतंत्र यानी युद्ध कला। बच्चों आप लोग देखें, अभी तक जहाँ पर एक आमने सामने होकर सैनिक मुठभेड़ करते थे, वहीं पर अब छुप कर एक दूसरे पर वार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई युद्ध कला के अंतर्गत। छुप कर का मतलब एक प्रकार से खाई युद्ध टाइप का हो गया। ठीक, इसमें मुकाबलेबाजी, जो अभी तक भिड़ंत युद्ध होता था, भिड़ंत युद्ध होते थे, अर्थात गुत्थम गुत्था लड़ाई जिसमें सैनिक एक दूसरे से भिड़ कर लड़ते थे, अब वही स्थिति भिड़ंत युद्ध समाप्त हो गई और जो है लोग दूर से ही एक दूसरे पर फायर करने लगे और हस्त युद्ध कला एवं शारीरिक शक्ति का महत्व समाप्त, ये भी समाप्त हो गया। जहाँ व्यक्ति बड़े अच्छी तरह से अपने शरीर में ताकत को बनाए रखता था, हथियारों को चलाने में ट्रेंड रहता था, हर समय अभ्यास करता रहता था, ये सभी चीज़ें जिसे हम लोग हस्त युद्ध कला बोलते हैं, जिसमें हाथों की कलाकारी होती थी, अभ्यास की कलाकारी होती थी, वो चीज़ें समाप्त हो गई और शारीरिक शक्ति का भी महत्व समाप्त हो गया। क्योंकि जहाँ आग्नेय अस्त्र चलने लगे वहाँ जो है गोली मार दीजिए, अथाह ताकत से संपन्न व्यक्ति भी जो है मौत के घाट उतर जाता है। ठीक है बच्चों। जहाँ अभी तक शक्ति से लड़ाई होती थी, ताकत से होती थी, अब वहीं पर व्यक्ति सिर्फ अपनी चालाकी से युद्ध करने लगा। हस्त युद्ध कला यानी सिर्फ वही है कि चाहे जितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, अगर उसको गोली लग गई या तोप का गोला लग गया तो उसको बच्चों मरना ही मरना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या परिवर्तन हुआ तत्कालीन स्थितियों में, क्या क्या हुआ देखिए बच्चों, ये एक चीज़ है,
1764 में, बच्चों ये हिंदी के अंक हैं, ठीक है, आप लोग अंग्रेजी में ऐसे पढ़ेंगे। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, जिसे किया था हरग्रीव्स ने। बच्चों ये प्रश्न बहुत आता है, जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के ये भी थे। स्पिनिंग जेनी क्या है, ये स्पिनिंग जेनी क्या है, एक प्रकार से ये कताई बुनाई की मशीन, ठीक है, कताई बुनाई की मशीन है, ठीक है। और आगे देखिए 1785 ईस्वी में पावर लूम का आविष्कार हुआ। आविष्कार किसने किया, कार्टराइट ने। ये कहाँ के थे, ये भी ब्रिटेन के ही थे। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति की स्थिति जो आई सबसे पहले वो ब्रिटेन में ही आई, ठीक है। अब ये पावर लूम क्या है बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा, लूम शब्द, लूम होता है एक प्रकार से हथकरघा, ठीक है। जब पहले लूम का मतलब होता है कपड़ा बनाने की मशीन, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों के यहाँ इधर महाराष्ट्र साइड में जो जाते हैं कपड़ा बुनने के लिए, कहते हैं क्या करते हैं, कभी कभी पूछते हैं ना कि क्या करते हैं भाई साहब वहाँ, कहते हैं लूम चलाते हैं। तो लूम का मतलब होता है कि वो कपड़ा बुनने वाली मशीन को चलाते हैं। तो पहले क्या होता था कि कपड़ा बुनने वाली मशीन हाथ से कपड़ा बिना जाता था। जैसे आजकल जो जुलाहे वगैरह हैं, जहाँ पर कुटीर उद्योग में जुलाहे वगैरह जो होते थे, जो कपड़ा बनाते थे, वो जो है हथकरघे का प्रयोग करते थे, हाथों में उससे कपड़ा बुनते थे, हाथों से बनाते थे। लेकिन जब भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ, भाप की शक्ति की खोज हो गई, तो इससे जो है पावर लूम मालूम ही है, यानी पावर से चलने वाला लूम, ठीक है बच्चों। चलिए, ये है भाप शक्ति कपड़ा बुनने की मशीन, जिसे हम लोग कहते हैं भाप शक्ति द्वारा चालित। पहले हैंडलूम था, भाप की शक्ति को पाकर वह पावर लूम हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छियासी, देखिए इसमें जो है जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का खोज करके उसमें भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का निर्माण कर लिया था, ठीक है बच्चों। इसका परिणाम क्या हुआ, भाप की शक्ति की खोज तो हो चुकी थी, भाप की शक्ति का इंजन का निर्माण किया, सबसे पहले रेलवे का निर्माण किया, ठीक है। चलिए, भाप के इंजन का निर्माण, रेलवे का निर्माण, बड़े जलयानों को भाप चालित बनाया गया, ठीक है। जल एवं थल में गतिशीलता बढ़ी, जिसका प्रभाव यही हुआ, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, चलिए एक बार हम फिर से आप लोगों की क्लास में, थोड़ी देर के लिए हमने रोका था वीडियो को। चलिए हम क्या कहते हैं, 1786 में भाप के इंजन का निर्माण किया, ठीक है। किसने किया, जेम्स वाट ने। भाप के इंजन का प्रयोग कहाँ किया गया, सबसे पहले रेलवे में, ठीक है बच्चों। बड़े जलयानों को भाप चालित बनाया गया, जल एवं थल में गतिशीलता बढ़ गई, यानी बड़े जलयानों में तो जल में गतिशीलता बढ़ी, रेलवे के निर्माण से थल में गतिशीलता बढ़ी, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ, यानी भाप की शक्ति के बाद ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो गया था, ठीक है बच्चों। जैसे अभी आपको लगता है कि 1786 में भाप की शक्ति की खोज हुई, ठीक है। अब ये जो है 1785 में पावर लूम का आविष्कार, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब शक्ति की खोज तो हो चुकी थी, बाकी निर्माण कार्य जो है, इंजन बना छोटा सा, पहले पावर लूम का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद जो है रेलवे में लगाया गया ना, डिब्बे बनते बनते जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई गई, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, और देखा जाए तो बारूद युग का जीवन भाप के बगैर अधूरा था, और इसी में चूँकि बड़े बड़े कारखानों का भी निर्माण किया गया, फैक्ट्रियों का, ठीक। तो ये जो है बारूद युग का जीवन जो था, भाप के बगैर अधूरा माना जाता है, अधूरा था ही। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हम लोग पढ़ चुके हैं, भाप की शक्ति की खोज के बाद से ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो गया था। इस पर प्रभाव क्या हुआ, देखिए
जो कार्य अभी तक मनुष्य करते थे वही कार्य अब भाप चालित मशीनें करने लगीं। ठीक है बच्चों। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ, यूरोपीय कंट्रियों में। वैसे भी यूरोपीय कंट्री जो हैं आज की भी तुलना में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से विकसित माने जाते हैं। ठीक है। आज की कंडीशन भले अमेरिका की स्थिति भले अच्छी हो, लेकिन यूरोपियन जो थे, यूरोपीय कंट्री जो थी, ये पहले के विकसित हैं। चलिए, इसका प्रभाव क्या हुआ? मानवों का यंत्रीकरण, सेनाओं का यंत्रीकरण, हथियारों का तीव्र विकास, मशीनों द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन। ठीक है बच्चों। मानवों का यंत्रीकरण, मानवों को एक प्रकार से जो प्रयोग किया गया, युद्ध की मशीन बनाया गया। इधर जो है यंत्र के रूप में मशीनों को चलाने के लिए जो मनुष्यों का प्रयोग किया गया। ठीक है। सेनाओं का यंत्रीकरण, सेनाओं को युद्ध का मशीन बना दिया गया। हथियारों का तीव्र विकास, जो कार्य अभी हथियार जो है, जो लोहार वगैरह पीट के बंदूक कट्टा जो बनाते थे, अब यही कार्य जो है मशीनों द्वारा बनने लगा, फैक्ट्रियों में बनने लगा। तो तेज़ी से जो है हथियारों का भी निर्माण होना प्रारंभ हो गया। और मशीनों द्वारा क्या किया जाने लगा? ज़रूरत से ज़्यादा जो है उत्पादन। अब ज़रूरत से कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो जाता है, हम लोगों के यहाँ अगर पैदावार जो है मान लीजिए अपने यूज से ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग करते क्या है, उसको जो ज़्यादा होता है उसको बेच देते हैं बाज़ार में। तो वहीं से प्रारंभ हो गया, जब मशीनों द्वारा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो गया तो व्यापारिक पद्धति को बढ़ावा मिला, अर्थात जो ज़्यादा था उसको जो है बेचने के लिए ये लोग निकल पड़े। कौन? यूरोपीय कंट्री। अब यूरोप में तो बिकने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ लगभग हर देश की स्थिति यही थी कि औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुका था, औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ हो चुकी थी। अरे ठीक है, हर राष्ट्र की स्थिति यही थी, सबके यहाँ जो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा था। अब इन लोगों को ज़रूरत पड़ गई मार्केट ढूंढने के लिए। तो मार्केट कहाँ मिलेगा? बस एशिया और अफ्रीका में। जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए जो है व्यापार करने के लिए, पुर्तगाली आए, डेनमार्कियन आए, सब क्या करने आए? व्यापार करने के लिए आए। अपने यहाँ जो आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन हुआ था उसी को बेचने के लिए आए। अब देखिए औद्योगिक क्रांति का और प्रभाव क्या हुआ था? बहुत से व्यक्ति, कहने का मतलब जो अभी तक जो है 100 व्यक्ति जिन कार्यों को करते थे वही कार्य एक मशीन करने लगी, एक व्यक्ति उनको चलाने वाला, मशीन द्वारा तेज़ी से उत्पादन। तो 99 तो बेरोजगार हो गए। चलिए, बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो गए, जिसका और भी क्या हुआ? जन सेना को बढ़ावा मिला, अर्थात बेरोजगार व्यक्तियों को अब रोजगार कहाँ दिया जाए? तो जन सेना यानी जनता की सेना को बढ़ावा मिला। विशाल सेनाओं का निर्माण किया गया, युद्ध में बड़ी सेनाओं का प्रयोग किया गया। ठीक है। सशस्त्र राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, भाई नेपोलियन को हम लोग मानते हैं कि वही जो है इसका जन्मदाता था। उन्होंने क्या किया? जब ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए तो बेरोजगारों को इन्होंने सेना में भर्ती कर दिया। अन्य बड़े बूढ़े महिलाओं इन सब का जो है सेना में भागीदारी निश्चित कर दी। हथियार, चूँकि बड़ी सेनाएं हो गई और हथियारों का निर्माण फैक्ट्रियों में हुआ, तो हथियारों की भी आपूर्ति हो गई। वर्दी, जूते, ये सब जो है फैक्ट्रियों में बनने लगे, उसमें भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है। तो वहीं से जन्म होता है सशस्त्र राष्ट्र राज्य का उदय, क्योंकि मजबूरी थी सेनाओं का निर्माण करना और सेनाओं से जो है कमाई करना। ठीक है। अब युद्ध जो है पूर्ण हिंसात्मक युद्ध हो गए और पूर्ण हिंसात्मक युद्ध की अवधारणा का जन्म हुआ, क्योंकि जब बड़ी बड़ी सेनाएं प्रयोग करेंगे तो युद्ध में हिंसा का कार्य ज़्यादा होगा, ज़्यादातर लोगों को मारा जाएगा, युद्ध में संपूर्ण विनाश की स्थिति लाना होगा। तो ऐसी स्थिति में यही कंडीशन आए कि युद्ध में ज़्यादातर जो है विनाश कार्य प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, अब जो है चूँकि युद्ध जो है ज़्यादा होने लगे यूरोपीय राष्ट्र में, यूरोप में जैसे फ्रांस, ब्रिटेन के द्वारा नेपोलियन ने, अगर देखा जाए तो युद्ध का जो देवता नेपोलियन कहा जाता है, इसने लगभग जो है काफ़ी राज्यों को इसने जीत लिया था। छोटा सा ही राष्ट्र है नक्शे में, लेकिन ये जो है संपूर्ण राष्ट्र को इसने जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था। कई राज्यों को इसने पराजित किया था। ये तो बाद की बात है कि मिली जुली सेनाओं ने ब्रिटेन और
उसके सहयोगियों की मिलीजुली सेनाओं ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया। ठीक है, इसको हम बेटा बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां आई, क्या क्या युद्ध में विकास हुए, किन किन जो है हथियारों का प्रयोग जो है इन्होंने किया, जो सशस्त्र राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को बल प्रदान किया उन्होंने। देखिए पहला नंबर है संगीन का विकास। बच्चों संगीन का विकास, संगीन क्या होती है? आप लोगों ने कभी किसी संतरी ड्यूटी में आप कभी किसी गेट कीपर को बेटा देखे होंगे, चाहे टेलीविज़न में देखे होंगे या टेलीविज़न में ही युद्ध की लड़ाइयों में देखे होंगे, या कहीं सेनाओं के जो गेट कीपर को देखे होंगे। तो वो देखिए उसकी बंदूक में ऊपर की तरफ, नली के ऊपर उसकी राइफल में 1 फुट लंबी चाकू लगी होती है, वही बोला जाता है संगीन। अब संगीन के बारे में बच्चों बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। देखिए संगीन का विकास कहाँ हुआ था? बयोने नगर, ये कहाँ पे है? फ्रांस में। कब हुआ था? 1647 ईस्वी में, यानी 1547 में। बच्चों ये हिंदी के अंक हैं सभी, इसलिए आप लोग अंग्रेजी में बदलना होगा तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा 1647 में। ठीक है, संगीन क्या होती है? 12 इंच या 1 फुट लंबी चाकू, इसे हम लोग संगीन कहते हैं। संगीन को अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा बायोनेट। एक अन्य नाम है जिसे कहा जाता है बायोनेट, बायोनेट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसे बोलने की भाषा में फौजी बोलते हैं बायनेट, बायनेट, बायनेट। ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका जो नाम है वो है बायोनेट। बायोनेट नाम पड़ा क्यों? क्योंकि ये जो है बयोने नगर में इसका निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है बायोनेट पड़ा। बयोने नगर ये जो है कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों अक्सर पूछा जाता है कि संगीन का निर्माण कहाँ हुआ। ठीक है, इससे आपको कई प्रश्न वैसे भी मिल जाते हैं। संगीन की लंबाई क्या होती है? संगीन का निर्माण कब हुआ, कहाँ हुआ, संगीन का एक अन्य नाम क्या है? बायोनेट समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये देखिए क्या है, मस्केट के ऊपर जो नली के ऊपर में जो चाकू लगती है वही है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये लगाया क्यों जाता है? मस्केट के भाले के रूप में भी प्रयोग किया जा सके। मान लीजिए युद्ध के समय, चूँकि पहले की जो बेटा गनें होती थी इनकी खोज की क्यों गई? पहले की जो गन होती थी जिसमें ठोक ठोक के बारूद भरा जाता था, तो मान लीजिए आप एक बार फायर कर दिए, उसके बाद फिर भर रहे हैं आप बंदूक, सब लोग। जब तक आप बंदूक भरें तब तक अगर शत्रु ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तब क्या होगा? पता लगा आपको मार गिराया तलवार से। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ में क्या होता था, जब ये सैनिक फायर करते रहते थे तो इनके बगल में एक भाला लिए सैनिक हर समय अलर्ट रहता था, क्योंकि ताकि अगर शत्रु आक्रमण करे तो भाला वाला सैनिक जो है उनसे मुकाबला करे, इनको जो है डिस्टर्ब ना हो, ये अपना कारतूस, गोलियां, छर्रे, ये लोग अपना बारूद उसमें भरते रहें। तो बाद में ये हुआ कि बताइए 100 लोगों की सेना है तो 50 लोग फायर करने वाले हो गए, 50 लोग जो है उनकी सुरक्षा में खड़े रहते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि सभी व्यक्तियों को जो है गन दे दिया जाए और ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि गन और भाला दोनों एक ही प्रकार से, एक ही हथियार में प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, मस्केट के ऊपर 1 फुट लंबी चाकू लगा दी गई, जिससे अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़े तो उसी मस्केट का प्रयोग ये लोग फायर के लिए भी करें और उसी मस्केट का प्रयोग ये लोग गन के भाले के रूप में भी कर सकें। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें जो प्रारंभिक संगीन होती थी ये केवल भाले के ही रूप में प्रयोग होता था। अगर भाले के रूप में आपने लगा लिया जल्दी से तो उसे आप फायर नहीं कर सकते। ठीक है, अब 17वीं शताब्दी में आधुनिक एवं छल्लेदार संगीन का निर्माण हुआ। छल्लेदार में क्या होता था कि ये जो है नट के द्वारा, चूड़ियों के द्वारा उस पर नलियों पे कफ दी जाती थी। जैसे आज की स्थिति है, आज की स्थिति में हम लोग छल्लेदार संगीन का प्रयोग राष्ट्र कर रहे हैं, क्योंकि संगीन लगी होती है तो फायर भी कर सकते हैं, भाले के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। और पहले की संगीन जो होती थी उसे सिर्फ एक काम कर सकते थे,
भाई आप उसको बगल में रखे हैं, जब देखें जो है आपकी शत्रु आक्रमण करने आ रहा है, आप कारतूस गोली नहीं भर पाएंगे, छर्रा बारूद नहीं भर पाएंगे, तो आप आराम से अपनी नली में उसको लगाइए और भाले के रूप में जुट जाइए लड़ने के लिए। ऐसे में कभी कभी फंगीन निकल जाती थी, ढीली हो जाती थी, गिर जाती थी, टूट जाती थी, लेकिन जब छल्लेदार फंगीन की खोज हो गई, चूड़ियों के आधार पर जब कफ़ी जाने लगी उसे, तो ये प्रॉब्लम जो है समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो इससे जो है दोनों कार्य एक साथ संभव हो गया, फायर एवं प्रघात, यानी भाले के रूप में भी प्रयोग कीजिए, अब फायर भी कीजिए, कोई डर नहीं, दोनों कार्य। अब जो बगल में खड़े रहते थे उनको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी, व्यक्ति स्वयं ही अपनी रक्षा करने में, ये सैनिक जो है स्वयं ही अपनी रक्षा करने में सक्षम हो गया था। ठीक है बच्चों, फंगीन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक, बस फंगीन इतना समझ लीजिए, राइफल के ऊपर जो एक ऊपरी हिस्से पर जो ये नली के पास जहाँ नली होती है, जहाँ से गोली निकलती है, वहीं पर जो एक फुट की लंबी जो है चाकू लगी होती है, वही है बच्चों फंगीन या बैनेट या बायोनेट। ठीक, लंबाई 1 फुट या 12 इंच आप लोगों को याद रहेगा। चलिए हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरल स्टाफ पद्धति। स्टाफ पद्धति क्या है? अभी तक छोटी सेनाओं का प्रयोग होता था, तो अकेला सेनापति जो है उन सेनाओं को कमांड कर लेता था। ठीक है बच्चों, अकेला सेनापति सैनिकों को कमांड कर लेता था, लेकिन जब सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत के आधार पर जब बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग किया, पहले फ्रांस ने किया, लागू किया, तो अन्य राष्ट्रों ने भी उसी की नकल की। भाई ये बड़ी सेनाओं से लड़ने के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जनरल स्टाफ पद्धति की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब सेनाएं इतनी बड़ी हो गई कि इनको अकेला सेनापति जो है कमांड नहीं कर सकता था। सबका अलग अलग विभाग बांट दिया गया और एक जनरल स्टाफ बन गया। जैसे कि आज के समय में देखा जाए, जहां लगभग 11 लाख की हमारी फौज है, 12 लाख की है, तो स्टाफ पद्धति जो जनरल स्टाफ पद्धति आज भी मौजूद है। जो थल सेना अध्यक्ष होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो है थल सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो है एक स्टाफ होता है। कोई भी रणनीति बनेगी, युद्ध करने की रणनीति बनेगी, तो सभी स्टाफ जो है मिलकर उस पर विचार विमर्श करेंगे, ताकि जो है कोई गड़बड़ रणनीति ना बनने पाए। ठीक है, तो जनरल स्टाफ पद्धति इसके जन्मदाता थे कौन? प्रफा के जनरल मोल्टके। बच्चों प्रफा कोई राष्ट्र तो है नहीं, प्रफा जो है वर्तमान समय में जर्मनी के नाम से जाना जाता है, सब लोग जानते होंगे। वही जर्मनी हिटलर वाली जर्मनी। ठीक, तो प्रफा जो है इसका पूरा प्राचीन नाम था। आज के समय में हम लोग प्रफा को जर्मनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने निर्माण क्यों किया था जनरल स्टाफ पद्धति का? सेना का, पहली बात, सेनापति के भार को कम करने के लिए। क्योंकि अकेला सेनापति अब संपूर्ण राष्ट्र को देख ले, संपूर्ण राष्ट्र की सेनाओं को देख ले, ये संभव नहीं था। जब 5,000 सैनिक होते थे तो कंट्रोल कर लेता था। अगला जो है, सेना के आकार बढ़ने के कारण जनरल स्टाफ पद्धति को काफ़ी अधिकार प्रदान किया गया। अधिकार का मतलब भाई किसी को रणनीति बनाना है, किसी को आवश्यकता अनुसार जो है हथियारों की व्यवस्था करनी है, किसी को अन्य चीज़ों की सप्लाई करनी है, आज के समय में कारतूसों की व्यवस्था करनी है, और किसी को वर्दी की व्यवस्था करनी है, किसी के सैनिकों की जूते की व्यवस्था करनी है। कहने का मतलब एक प्रकार से क्षेत्र जो है काफ़ी अब लंबा हो गया, क्योंकि अब युद्ध जो है वो तलवार से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था। अब जो है स्थिति सैनिकों का कार्य और गैर सैनिकों का कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टाफ पद्धति को चूँकि सबका अलग अलग कार्य बांटा गया, अलग अलग जो है उनको निर्देश दिया गया कि सेनाओं का कौन विभाग देखेगा, किस तरफ दाएं बाएं कौन सेनाएं जो है छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटकर उनका अलग अलग जो है उनके सेनापति बनाए गए। ठीक है बच्चों, भले सेनापति तो एक ही व्यक्ति के कमांड में हो, लेकिन स्टाफ पद्धति जो है ये ज़रूरी था, ताकि रणनीति जो बने अच्छी बने। ऐसा न हो कि एक व्यक्ति रणनीति बनाए, रणनीति की थोड़ी सी गड़बड़ी संपूर्ण राष्ट्र को खतरे में डाल दे।
इसीलिए इफ्टाक पद्धति की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। अब देखिए सेनाएं जो है पूर्ण रूप से उद्योगों पर आधारित हो गई। वही औद्योगिक क्रांति हुई थी, उद्योगों में ही जो है बंदूकें बनी, उद्योगों में ही बने, फैक्ट्रियों में या उद्योगों में, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, फैक्ट्रियों में ही बंदूकें बनी, वहीं कारतूस बननी प्रारंभ हो गई, फैक्ट्रियों में ही सैनिकों के जूते बनने लगे, फैक्ट्रियों में ही इनके सूचना के यंत्र बनने लगे। जो भी मोबाइल होता था, मोबाइल तो नहीं होता था उस समय, लेकिन फिर भी जो और भी उपकरण होते थे फैक्ट्रियों में ही ये सब बनने लगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त हथियार, डाक, तार, रेलवे आदि संगठन का जो निर्माण किया जा रहा था वो केवल युद्ध को ही ध्यान में रखकर किया जा रहा था, क्योंकि सामान्य चीज़ों में मेन महत्व उस समय संपूर्ण राष्ट्र के लिए केवल युद्ध ही था। और देखिए तकनीकी व्यक्ति, कुशल कारीगर, कच्चे माल एवं प्रशिक्षित सैनिक, ये जो है एक राष्ट्र की ज़रूरत बन गई। ठीक है बच्चों। कच्चे माल क्या है? जिन मालों से, जिन चीज़ों से सप्लाई, जैसे लोहे का कच्चा अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो वही कच्चा माल वही है। लकड़ियों का प्रयोग कहाँ करना है? भाई लकड़ियों का कोई चीज़ बना है, फर्नीचर वगैरह है, तो ये कच्चा माल क्या है? लकड़ी ही, पेड़ ही तो है। तो ये चीज़ें राष्ट्र की ज़रूरत बन गई कि अब इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्रियों में ही सारा कार्य निर्मित होना है, लोहे की, पीतल की, तांबे की, जो भी बनना है। ठीक। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। छोटे आग्नेय अस्त्रों का विकास। छोटे आग्नेय अस्त्रों का विकास। चलिए छोटे आग्नेय अस्त्रों में क्या बनी? पहला निर्माण मस्केट। मस्केट सब लोग जानते हैं, मस्केट वही। मस्केट की लंबाई बच्चों कितनी होती है? कभी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग लिखते समय नोट कर लीजिएगा। मस्केट की लंबाई होती थी प्रारंभिक 6 फीट। बच्चों इसमें लिखा नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं, 6 फीट। ठीक है। और इसकी मारक क्षमता क्या होती थी? 100 गज। 100 गज। ठीक है। इसको बच्चों ज़रूर नोट रखिएगा। भले इसमें हमने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। मस्केट की लंबाई 6 फीट, प्रारंभिक मस्केट की मारक क्षमता 100 गज। ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है क्या हुआ और भी खोज। 1800 ईस्वी में फार्थिफ, इन्होंने एक टकरा कर जलने वाले चूर्ण की खोज की, जिसका परिणाम क्या हुआ? कागज़ की गोलियों का निर्माण किया गया। अभी तक जो बारूद भरी जाती थी, बारूद में क्या होता था? बत्ती लगाई जाती थी, माचिस लगाई जाती थी, तब जाके कहीं वो विस्फोट होता था। आज के समय में बाद में क्या हुआ? बारूद ही भरकर उसको विस्फोट करने के लिए, आप लोग देखे होंगे कट्टे में, बंदूकों में, जब वो इस टाइगर को चढ़ाया जाता है तो उसमें एक छोटी सी पिन लगी होती है, वही जाकर कारतूस के पीछे वाले भाग में टक्कर मारती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आप लोगों ने गांव में कट्टा देखा होगा देसी, या फिर जो है क्या बोलते हैं बंदूकों को आपने देखा होगा, या जो राइफल, रिवाल्वर, जिन सिद्धांतों पे आज कार्य कर रहा है वो वही है। ये एक छोटी सी पिन लगी होती है पीछे, वही जाकर कारतूस, गोली जो भी भरी है उसी के पीछे वाले भाग पर धक्का मारती है। तो कारतूस में जो है रासायनिक क्रिया होती है, जिसमें गैस बनती है, और आगे वाला भाग जो है खूब तेज़ी से जो है बाहर की ओर फेंकता है, आग की तरह जलता हुआ। ठीक है। तो वही जो है जाकर चोट करता है, किसी व्यक्ति को जो लगता है वही जो छर्रा निकल के जाता है वही लगता है। ठीक है बच्चों। तो ये टकरा कर जो जलने वाला चूर्ण है, तो चूँकि उसमें जो भरा जाता है उसी में जब टक्कर मारा इसने, तो वहाँ रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो गई अंदर कारतूस के अंदर, तो उससे जो है ये माचिस लगाने वाली, बत्ती लगाने वाला सिस्टम जो है समाप्त हो गया। अब देखिए कागज़ की गोलियों का निर्माण किया गया, लेकिन कागज़ की गोलियां जो शुरुआत में बनी वो जो है अब ये पानी में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। भाई बरसात का मौसम है तो कागज़ की गोलियां भीग कर ख़राब हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, तो 1814 में जो गोलियों की जो टोपियां थी ये लोहे की बनाई गई। बच्चे देखिए कभी कभी ये 12 बोर की जो बंदूकें होती हैं, इसमें जो कारतूस लगती है उसमें क्या होता है, अब तो मान लीजिए पीछे की तरफ जो है
वो जहाँ पर टक्कर मारता है पीछे की तरफ जो है टोपी उसकी भले पीतल की हो, तांबे की हो, लेकिन आगे वाला भाग प्लास्टिक का होता है ऊपर वाला। और उसके पहले क्या होता था, ऊपर वाला भाग जो है वो, आगे वाला भाग वो कागज़ का होता था। ठीक है, चलिए 1814 में गोलियों की टोपियाँ लोहे की बनाई गई, लेकिन लोहा जो होता था जल्दी से ही जंग खा जाता था, जिसके कारण वो टिकाऊ नहीं होता था। इसका प्रभाव क्या हुआ, 1816 में गोलियों की टोपियाँ जो है तांबे की बनाई जाने लगी। बच्चों आप लोग बंदूक में देखे होंगे बंदूक की गोली को, भले ऊपर वाला भाग कागज़ का, फिर तांबे का, या फिर ऊपर वाला भाग अब हो सकता है प्लास्टिक का बन रहा हो लेकिन पीछे वाला भाग जो है वो तांबे का हो, पीतल का हो, किसी का भी हो सकता है। और 1823 में आधुनिक कारतूसों का निर्माण किया गया। जो आज की जो कारतूसें हैं उनका निर्माण 1823 में किया गया। 1841 में ब्रीज लोडिंग राइफल का निर्माण किया गया। ब्रीज लोडिंग राइफल का मतलब होता है बच्चों, किसने किया, ड्रेफी ने। कहाँ के थे, जर्मनी के। अब देखिए अभी तक क्या होता था, जो भी बंदूकें होती थी नली के ऊपर से उसमें कारतूस भी भरा जाता था, नली के ऊपर से ही ठोक कर बारूद भी भरी जाती थी। अब की स्थिति क्या हो गई कि सारा कार्य जो है पीछे से, ब्रीज लोडिंग राइफल का मतलब अब पीछे से जो गोलियां भरी जाती हैं ये कार्य जो है प्रारंभ, पहले आगे से ही ठोक कर लाया जाता था पीछे तक, अब पीछे ही ऐसी व्यवस्था की गई जैसे तोड़कर भरने वाली व्यवस्था है। कट्टे में भी है, राइफलों में भी है, बंदूकों में भी है, तो तोड़कर गोलियां पीछे भरी जाती थी। और पहले क्या था, तोड़ना नहीं है उसको, आपको सामने से ही उसको ठोक के भरना है, टाइट होकर उसमें चढ़ाइए ताकि टाइट होकर वो आगे भागे, तभी तो इनकी मारक क्षमता मात्र 100 गज होती थी। चलिए, ब्रीज लोडिंग का मतलब होता है बेटा पीछे वाले भाग को बंद करना और पीछे जो है गोलियां पीछे से भरने की व्यवस्था को लागू करना, वही है ब्रीज लोडिंग। ठीक, चलिए इसका प्रभाव क्या होता था, जहां पहले ठोकने के लिए खड़ा होना पड़ता था, अब लेटे लेटे आराम से जो है आप बंदूक तोड़िए और कारतूस भरिए, तुरंत आप लेट कर भी फायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वप्रथम जो है ब्रीज लोडिंग राइफल का प्रयोग देखिए, इसमें बच्चों आपसे पूछा जा सकता है ब्रीज लोडिंग राइफल जो है निर्माण किया ड्रेफी ने, प्रयोग और कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे, लेकिन जो इनका प्रयोग किया सबसे पहले ब्रिटेन ने किया। इसका मतलब जर्मनी को लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी उन बीच। और वैसे भी 1841 वगैरह में जर्मनी में कोई युद्ध भी नहीं हुआ इन दिनों, 18-19वीं शताब्दी में। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या हुआ, अब लेटकर भी फायर करना संभव हुआ। लेटकर फायर करना संभव हुआ किसके द्वारा, ब्रीज लोडिंग राइफल के द्वारा। ठीक, जिसका निर्माण किसने किया था, ड्रेफी ने किया था। ये प्रश्न बच्चों पूछा जाता है, ब्रीज लोडिंग राइफल का निर्माण किसने किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए खुश रहिए, पढ़िए और खुश रहिए।